देखिए, सबसे पहले हम बजट का डिफिनेशन अगर हम किसी से पूछना चाहे, हेलो चलते हैं, आज हम लोग करने वाले हैं अपना काम, ठीक है जी। जो हमारा जो सेक्शन बी है उसके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं और वो स्टार्ट होता है बजट से, ठीक है जी। आप लोग को आवाज जा रही है? जी हाँ। जी सर, जा रही है। स्क्रीन भी अब दिख रहा है? हाँ जी सर। तो सबसे पहले क्या होता है कि एक फाइनेंशियल अकाउंटेंट बंदे का क्या काम होता है, वो क्या करता है कि बिजनेस के इंफॉर्मेशन को नॉन फाइनेंशियल पर्सन को ट्रांसलेट करके कम्युनिकेट करता है, ठीक है। ये एक मिनिमम एक फाइनेंस वाले बंदे का काम होता है, ठीक है जी। वो इंफॉर्मेशन को, बिजनेस इंफॉर्मेशन को ट्रांसलेट करके नॉन फाइनेंशियल्स को कम्युनिकेट करता है, ठीक है जी। क्योंकि हम लोग का जब वर्ड आता है अकाउंटिंग, तो अकाउंटिंग का डिफिनेशन है अकाउंटिंग इज अ बिजनेस लैंग्वेज। तो ये तो काम तब होता है जब हमारे पास एक एक्चुअल डेटा अवेलेबल हो, लेकिन डेटा के अवेलेबिलिटी से पहले जो क्या बनता है, हम लोग एक बजट बनाते हैं। बजट इज लाइक अ फॉर्मल प्लान। ये क्या होती है? फॉर्मल प्लान होती है, जो कि हमारे गोल्स को क्वांटिटेटिव फॉर्मेट्स में प्रेजेंट करती है। जैसे हम सोचते हैं कि हमको, मान लीजिए कि हमको 20 यूनिट सोल्ड करना है, ठीक है। तो हम इस बात को जैसे ही हम सोचेंगे कि अच्छा 20 यूनिट इफ आई वांट टू सोल्ड इट, तो हमको कितना यूनिट बनाना पड़ेगा। फॉर श्योर अगर हमारे पास ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस नहीं है तो हमको कितना बनाना पड़ेगा, मिनिमम 20 यूनिट बनाना पड़ेगा, ठीक है जी। तो दिस इज द बिगनिंग, एकदम बिगनिंग में आप ऐसे सोचे कि क्या होता है कि आप एक गोल बनाते हो और गोल को आप कन्वर्ट करते हो, ठीक है जी। गोल को कन्वर्ट करते हो किसके थ्रू? बजट के थ्रू। और बजट में आप मान लो कि यू आर थिंकिंग कि मैं 20 यूनिट आई विल सेल। तो अगर आपके पास ओपनिंग नहीं है, क्लोजिंग नहीं है, इफ यू डोंट हैव ओपनिंग, डोंट हैव क्लोजिंग, देन व्हाट यू विल बी डू, सबसे पहले आप क्या करोगे? आप ये करोगे, ये जीरो है, ये जीरो। इसका मतलब है कि आपको प्रोड्यूस कितना करना पड़ेगा? यू नीड टू प्रोड्यूस 20, देन ओनली यू विल एबल टू सेल 20। अगर मान लो कि आपके पास 10 पहले से अगर ओपनिंग में है, तो आपका प्रोडक्शन कितना होगा? सिर्फ 10 फर्दर प्रोड्यूस करना पड़ेगा टू सेल 20, टू सेल 20। अगर क्वेश्चन बोलता है यू हैव टू मेंटेन द 5 यूनिट इन योर स्टॉक, इसका मतलब है कि 20 आपको सेल करना है, 5 मेंटेन करना है। इट मीन्स यू नीड टू कीप 25 एनी पॉइंट ऑफ टाइम। उसमें से 10 आपके पास ओपनिंग है, इसका मतलब है कि यू नीड टू प्रोड्यूस 15। तो ये आप समझ पा रहे हैं ना कि आपको बजट क्या करता है? बजट इज हेल्पिंग के आप अपने टारगेट्स, आप अपने गोल को अचीव कर सके। इज इट क्लियर? इसमें कोई डाउट है तो बताइएगा। यशवंत भाई, यशवंत भाई, क्लियर। तो बजट इज अ फॉर्मल प्लान एंड ट्रांसलेटिंग गोल इनटू द क्वांटिटेटिव फॉर्मेट, ठीक है जी। अब ये सारा चीज हम लोगों ने कर लिया। अब रीजन क्या होता है व्हाई वी नीड टू डू द बजटिंग? बिकॉज हम आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड पे ले जा रहे हैं, देन फॉर श्योर हम लोग अपने इस पे जाके सम्स करेंगे। तो सबसे पहले आता है क्वेश्चन की रीजन फॉर बजटिंग, व्हाई वी नीड टू डू द बजटिंग। तो सबसे पहला रीजन होता है व्हेन वी डू द प्लानिंग, जब हम प्लान करते होते हैं, ठीक है जी। व्हेन वी डू द प्लानिंग, तो हमको
एक प्लान सेल हम सोचते हैं, इसका मतलब है वी नीड टू डू द बजट। अगर हम प्लान एक्सपेंडिचर सोचते हैं मीन्स वी नीड टू डू द कैश बजट और द कैपिटल बजट डिपेंड अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ द कैश। अगर लॉन्ग रन में कैश चाहिए होगा देन वी नीड टू प्रिपेयर द कैपिटल बजट, शॉर्ट रन में ऑपरेशनल एक्टिविटीज के लिए चाहिए होगा देन वी हैव टू प्रिपेयर द कैश बजट। देन सेकेंड, कम्युनिकेट करने के लिए, क्या करने के लिए? कम्युनिकेट करने, क्योंकि आपके पास जो आपने गोल सेट किया है वो जब तक एक नंबर्स नहीं होंगे, जब तक वो क्वांटिटेटिव नहीं होंगे, आप उसको कम्युनिकेट नहीं कर पाइएगा। आप सामने वाले को बोलिएगा कि हम सेल करेंगे, दैट इज नॉट अ कॉन्क्रीट सेंटेंस। आप उसको बोलिएगा 10,000 यूनिट सेल करेंगे, इट मीन्स दैट इफ यू हैव द बजट, इफ यू हैव द सफिशिएंट सपोर्टिंग फॉर दैट बजट, तो इसका मतलब यह है कि यू कैन एबल टू कम्युनिकेट द करेक्ट और कंप्लीट इंफॉर्मेशन। देन आता है मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग का मतलब ये होता है कि आपकी जो ऑन गोइंग थिंग्स होती है ना, आप उसको चेक करते हैं वेदर वी आर वर्किंग ऑन ट्रैक और हम अपने ऑब्जेक्टिव से डेविएट तो नहीं हो गए, यानी स्टिल वी आर वर्किंग इन द राइट डायरेक्शन और नॉट। तो ये आपको बजट हेल्प करता है, बिकॉज यू मे हैव सीन फोरकास्ट बनाते हैं हम लोग मंथली कंपैरेटिव्स बनाते हैं जब हमारे रिजल्ट बनते हैं। तो वाई वी आर डूइंग, ताकि हम लोग को ये पता चल जाए कि जैसा मैंने प्लान किया था अकॉर्डिंगली वी आर वर्किंग और नॉट। देन ये मॉनिटरिंग मेरे को एक तरह से कंट्रोलिंग पर्पस के लिए बनता है। लास्ट इवैल्यूएशन बनता है। इवैल्यूएशन लास्ट में जब हमारे काम कंप्लीट हो जाते हैं, हम बजट रिजल्ट देखते हैं और एक्चुअल रिजल्ट देखते हैं, देन व्हाट वी डू द इवैल्यूएशन। हम उस पर चेक करते हैं, हम इवैल्यूएट करते हैं कि हमारा परफॉर्मेंस कहाँ तक सही था, हम अपना जो मेरा सेट गोल्स था, सेट ऑब्जेक्टिव था, हम उससे कितना अचीव कर पाए, कितना अचीव नहीं कर पाए। तो हम फिर एनालिसिस करके फर्दर उस पर नेक्स्ट टाइम में जब हम प्लान करेंगे तो वी हैव टू डू एडजस्ट आवर, या तो हमारी इफिशियंसी कम है देन वी हैव टू वर्क फॉर आवर इफिशियंसी टू इम्प्रूव इट, और अगर इफिशियंसी का मसला नहीं है, क्वेश्चन नहीं है, कॉम्पिटेंसी का क्वेश्चन नहीं है, वर्कफोर्स का क्वेश्चन नहीं है, अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल का क्वेश्चन नहीं है, तो मतलब ये है कि हो सकता है कि हमने बजट हाई फिक्स किया होगा, इसके कारण भी हम बजट को अचीव नहीं कर पा सकते। देयर आर मेनी रीजंस फॉर दैट, but these are the reason for which we need to do the budgeting। अच्छा आजम भाई जी मेरा आप बताओ कि इसमें कौन सी चीजें हैं जो आपको लगता है कि बजटिंग में आपके, मतलब व्हेन आई से व्हाई यू नीड टू डू द बजटिंग, जी तो आपके जहन में भी तो कोई सवाल आते होंगे। जी मेरा बताएं क्या क्या सवाल आते हैं आपके जिंदगी में। बोलिए। बजटिंग को लेकर के तो कोई सवाल नहीं है मेरा, जो क्लियर ही है। नहीं, बट अगर हमने आपसे पूछा व्हाई यू आर डूइंग बजटिंग, तो आप उस सवाल को कैसे आंसर करेंगे? हाउ यू विल एड्रेस दिस क्वेश्चन? जी कल आप इंटरव्यू में जाएंगे, कल आपसे पूछ दिया व्हाई वी नीड टू डू द बजट, व्हाई वी आर वेस्टिंग आवर रिसोर्सेज, तो आपके पास क्या जवाब होगा? बजटिंग मतलब मेरा जो है एक फ्यूचर प्लानिंग है। मीन्स आपको एक गोल सेट करना है, लेकिन जैसा कि आपको इतना सेल करना है, इतना एक्सपेंडिचर खर्च करना है, इतने रिसोर्सेस है आपके पास, आपको यही बजट में चलना है। तो हर एक बिजनेस की अपनी एक प्लानिंग रहती है, वो प्लानिंग पे चलना के लिए एक बजट बनाते हैं। अच्छा, तो ये एक रीजन है आपके पास कि प्लानिंग को मतलब प्रॉपर आप मॉनिटर कर सके, उसके लिए आप बजट बनाते हैं। जी हाँ। चलिए, और वो बजटिंग फाइनेंशियल भी हो सकता, सेल्स में भी हो सकता, आपका हर एक डिपार्टमेंट का एक बजट बनता है। अच्छा चलिए, अब हमारे पास एक क्वेश्चन बनता है कि बजट एंड कंट्रोल साइकिल्स कैसे काम करता है। ठीक है, तो सबसे पहला मेरा काम क्या होता है? सबसे पहले वी क्रिएट द मास्टर बजट। हम सबसे पहले क्या करते हैं? मास्टर बजट बनाते हैं। अच्छा, मास्टर बजट का मतलब क्या? हम जो सबसे एंड रिजल्ट होता है ना, हम उसको सबसे पहले बनाते हैं और फिर उसके नीचे की चीज़ें बनाते हैं। यानी सबसे पहले हम सेल्स फोरकास्ट करते हैं, फिर सेल्स के बेस पे प्रोडक्शन फोरकास्ट करते हैं, फिर प्रोडक्शन के बेस पे हम परचेज फोरकास्ट करते हैं। समझ रहे हैं? तो सबसे पहले हमारे को क्या बनाना पड़ेगा? एक मास्टर बजट बनाना पड़ेगा और साथ में उसके सब बजट्स बनाने पड़ेंगे। उसके बाद क्या होता है? मैनेजर्स बाय इन का मतलब
मैनेजर्स को उसमें इन्वॉल्व करना पड़ता है। हाँ जी भाई आइए देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, ठीक है जी। उसके बाद हमको करना पड़ता है एनालिसिस, जो अभी आपने बोला ना कि हमारे पास एक रिसोर्सेज अवेलेबल है, तो हम वो चेक करेंगे कि हमारे इस रिसोर्सेज से, हमारे इस मैन फोर्स से, हमारे इस वर्कफोर्स से हम इस काम को कंप्लीट कर पाएंगे कि नहीं, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे, हम उसको एनालाइज करेंगे, फिर हम उसके रीजंस को समझेंगे, एग्जामिन करेंगे, यानी हम 1 to 1 से देखेंगे कि हमने क्या सोच लिया, हमारे पास बजट्स में कितने नंबर्स आ रहे हैं, हमारे पास अवेलेबल नंबर्स क्या है, क्या बना सकते हैं, कितना हम लोग एक्स्ट्रा बंदे ला सकते हैं, कितना हटा सकते हैं, विल चेक इट। नॉट ओनली इट्स रिलेटेड टू बंदे, प्रोडक्ट यूनिट के फॉर्म में भी आ सकते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, करेक्टिव एक्शंस लेंगे। करेक्टिव एक्शंस का मतलब, अगर मेरे प्लान के हिसाब से अगर मेरे पास इनपुट नहीं है तो हम मार्केट से खरीद लेंगे या मार्केट से हायर कर लेंगे, तो वो इनपुट से हम करेक्टिव एक्शंस ले लेंगे। फिर उसके बाद हम सबसे फीडबैक लेंगे कि हाँ भाई, वट एवर वी हैव प्लान, these are the resources according to the plan, now you people are satisfied, are you able to complete, are you able to get the required the desired result or no। तो वो वाला बात हम लोग वहाँ इसमें करते हैं। तो यानी ये दिस इज अ कंप्लीट साइकिल, ठीक है जी। उसके बाद बजट एक्चुअल में दो तरह के होते हैं, एक होते हैं ऑथोरेटिव बजट। क्या होते हैं? ऑथोरेटिव बजट। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे आपको कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, और सीएमए के एग्जाम में ऑथोरेटिव बजट और पार्टिसिपेटिव बजट आप जान के रख लीजिए कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नॉट ओनली पॉइंट ऑफ व्यू के आपके पास ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आएंगे, बल्कि ये आपके क्वेश्चन में कहीं पे डाल देगा और आपसे एक रीजनिंग पूछ लेगा। तो मैं आपको दोनों के डिफरेंस बता दे रहा हूँ, जो कि आपको अभी जानना चाहिए। होता है ऑथोरेटिव बजट में क्या होता है, यहाँ पे मैनेजमेंट आती है, ऊपर से टॉप लेवल के बंदे आते हैं, वो आपके लिए एक बजट बना देते हैं, बोलते हैं यू हैव टू अचीव इट। यानी वो बोलते हैं कि आपको 10,000 में ये सारा परचेज कंप्लीट करना है, या बोल देते हैं 10,000 में सब IT इंफ्रास्ट्रक्चर यू हैव टू कंप्लीट इट। सो इसका मतलब होता है दे आर जस्ट ordering you because they have the authority to set, they don't ask you to come and give your idea। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सबसे बड़ी चीज होती है कि यहाँ पे टाइम आपके कम लगते हैं, यानी they don't take your time to come and sit with them, discuss, give your idea, all these things। तो वो डायरेक्टली क्या होता है, वो सामने से आते हैं, मैनेजमेंट का ऑर्डर आता है, बोला दिया था हाँ जी भाई आज से ये चीजें हो गई, हो गया, बात खत्म, धप्पा खत्म। नाउ दूसरे टाइप्स का जो बजट होता है वो होता है पार्टिसिपेटिव। पार्टिसिपेटिव का मतलब क्या होता है कि हर एक डिपार्टमेंट, हर एक डिवीजन का जो हेड्स होता है या डिवीजन्स के जो बंदे होते हैं, वो अपने अपने डिवीजन्स के हिसाब से एक बजट बनाते हैं और फिर बाद में वो जाके एक जगह कंबाइन होता है। तो ये सबसे बड़ी चीज़ इसकी क्या होती है, इसके फेलियर के चांसेस बहुत कम होते हैं। क्यों? क्योंकि हर बंदे को पता होता है कि हम क्या अचीव करेंगे। तो ये थोड़ा क्या हो सकता है, टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, लेकिन सबसे अच्छी बात यह होती है कि यहाँ पे लोग मोटिवेटेड होते हैं। क्या होते हैं? मोटिवेटेड होते हैं। क्यों? एवरीबडी इज गेटिंग चांस टू पार्टिसिपेट, तो इसीलिए इसका नाम पार्टिसिपेटिंग बजट रखा गया। तो बजट बेसिकली दो तरीके की होती है, ऑथोरेटिव एंड पार्टिसिपेटिंग। रोशन भाई। यस सर। तो बजट का साइकिल आई बिलीव के यही होगा, क्योंकि आपका तो काम का तजुर्बा है, तो आप बताएं कि ये सही है, मतलब ये इसमें कोई और लाइन ऐड होना चाहिए? नहीं ये सही है, ऐसे ही रहता है। ऐसे ही रहता है। हाँ हाँ हाँ, बट हम लोग के रियल लाइफ में ऑथोरेटिव पार्टिसिपेटिव समझ में नहीं आता है कि कौन सा बजट ऑथोरेटिव है, कौन सा पार्टिसिपेटिव है। या इसलिए हम फ्लेक्सिबल बनाते हैं। फ्लेक्सिबल बनाता है, बोला जैसा सिचुएशन आएगा हम लोग एडजस्ट कर देगा। या नो प्रॉब्लम। नो प्रॉब्लम। इधर का उठा के उधर डालेगा, उधर का उठा के इधर डालेगा, फाइनली मैनेजर को हैप्पी करेगा। हाँ बिल्कुल। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है, देखिए सबसे बड़ी एक क्वेश्चन एग्जाम के क्वेश्चन है। तो ये बोलता है कि अगर एक कंपनी, किसी कंपनी बोलता है कि बजट ओनली एज अ प्लानिंग टूल, वो किसकी तरह से काम करता है, ओनली दे आर यूजिंग एज अ प्लानिंग टूल।
बट नाउ वो बोल रहा है नहीं, आई वांट टू यूज इट एज अ कंट्रोल पर्पस ऑल्सो, नॉट ओनली द प्लान। कंट्रोल में क्या होता है, प्लान और कंट्रोल में कोई डिफरेंशिएट बता सकते हैं यशवंत भाई? यशवंत भाई, प्लान एंड कंट्रोल में क्या डिफरेंस है? प्लान मतलब फ्यूचर के लिए करना, और ये पूरा का फ्यूचर अप्रोच होता है, ये क्या होता है, प्रेजेंट में काम होता है। ओके। यानी ये ऑन गोइंग काम है, ये ऑलरेडी प्लान्ड है, फ्यूचर के लिए हम लोग डिसाइड कर चुके हैं। तो ये दोनों हम लोग बजट से कर सकते हैं। बताइए क्या, बजट से एक नंबर डिसाइड कर लेंगे कि हमारा आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर का कॉस्ट 10,000, तो ये हमने फ्यूचर है। अब कंट्रोल कैसे करेंगे कि जब कोई बंदा ऑर्डर करेगा, जब प्रोक्योरमेंट ऑर्डर करेगी, भाई लिनोवो के 5 लैपटॉप, डेल के 3 लैपटॉप, तो वो कंट्रोलिंग वो देखेगी कि कहीं ये 10,000 को एक्सीड तो नहीं कर रही है। ठीक है, तो ये कंट्रोलिंग का भी काम बजट कर देता है। तो ये एक ही सूरत में होगा कि जब ये आपके अकाउंटिंग सिस्टम के साथ सिंक्रोनाइज्ड हो, क्या हो, अलाइंड हो। समझ रहे हैं ना? वरना क्या होगा कि वो फिर बार बार हमेशा आपको जाना पड़ेगा, एक्चुअल नंबर्स निकालने पड़ेंगे, बजट का डेटा लेना पड़ेगा, एक्सेल में बैठ के कंपेयर करना पड़ेगा। तो दैट इज अगेन इट्स अ रीवर्क। वो क्या हो जाता है, फिर आपका दोबारा वर्क हो जाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी सिस्टम इफिशिएंटली स्मूथली काम करे, आपको टाइमली रिजल्ट दे सके, टाइमली कंपैरिजंस दे सके, और प्रॉपर कंट्रोल हो एक्चुअल रियल टाइम बेसिस पे, तो यू हैव टू सिंक्रोनाइज, you have to align your accounting software with your budget, so that it will not only give you the planning but also give you the control. It means actual अभी तक कितना बजट कंज्यूम हो गया, कितना अवेलेबल बजट है, that what result you are going to get it once it is being synchronized. ठीक है जी? So to implement this changes, management accountant what to do? Develop a forecasting procedure? No. दूसरा, रिपोर्ट डेली टू द ऑपरेटिंग बाय डेविएशन फ्रॉम द प्लान? नो, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी अगेन अ मैनुअल वर्क। ऑर्गेनाइज द बजट कमेटी, ये भी कोई काम का इन्फॉर्मेशन नहीं है। अपॉइंट अ बजट डायरेक्टर, ये भी कोई काम का इन्फॉर्मेशन नहीं है। द ओनली काम का इन्फॉर्मेशन, यू नीड टू सिंक्रोनाइज द बजट एंड अकाउंटिंग सिस्टम। अपने अकाउंटिंग सिस्टम में ही बजट पैरेलल रख दो, ताकि एंड दी विद द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, जैसे जैसे डिपार्टमेंट वाइज जो डिस्ट्रीब्यूशन हो अकॉर्डिंगली वैसे रख लो, ताकि यू कैन have the proper control, और वो भी रियल टाइम बेसिस पे होगा। ठीक है, आप भी देखे होंगे, आपका भी सिस्टम पे ऑलरेडी बजट रखा रहता है। ईआरपी पे जनरली बजट रहता है। अगर आप कोई खर्चा एक्स्ट्रा डालना चाहते हैं तो आपका सिस्टम अलाउ नहीं करता है, फिर आपको बजटरी स्लैक इंसर्ट करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? बजटरी स्लैक। अरे करण भाई किधर हो यार? हाँ जी सर। किधर हो? इधर ही हो? हाँ जी सर, इधर ही हूँ। तो बताओ, ये प्रैक्टिकली तुमको ये बात में आई कि बजट जो है नॉट ओनली अ प्लानिंग टूल, कैन बी अ कंट्रोलिंग टूल एज वेल। तो ये तुम मतलब यू कैन इमेजिन द सिचुएशन और नो? मे बी यू हैव नॉट वर्कड इन द रियल वर्ल्ड। हैव यू एवर वर्कड इन अ फाइनेंस? नो सर, अभी कहाँ। हाँ, तो इसलिए आपके लिए थोड़ा सा इमेजिनेशन है, बट मैं आपको बता दे रहा हूँ कि हर सिस्टम में एक बजट की वो होती है, मतलब बेसिकली ईआरपी में होता है, वो छोटे मोटे सिस्टम पे नहीं होता है, ईआरपी में रहता है। वहाँ पे क्या होता है कि बजट जो है ना, मतलब 2-3 चीज़ों से ये होता है, रिस्ट्रिक्ट होता है। किसी कंपनी में जनरल लेजर जीएल पे रिस्ट्रिक्ट होता है, किसी कंपनी में कॉस्ट सेंटर पे रिस्ट्रिक्ट होता है, किसी कंपनी में कॉस्ट ऑब्जेक्ट पे रिस्ट्रिक्ट होता है। तो हर कंपनी के अपने अपने वो होते हैं कंट्रोलिंग प्रोसीजर्स है, बट वो इसलिए रिस्ट्रिक्ट करता है ताकि कोई अंधाधुंध गलत एंट्री भी नहीं मारता रहे। यानी कि कोई आदमी ने बैंक चार्जेस, क्रेडिट कार्ड चार्जेस और बाकी जो दूसरे फाइन, पेनल्टी, चेक रिटर्न चार्जेस सबको अगर एक जगह डाल दिया, तो फ्यूचर में फिर एक दिन बैठ के फिर सेग्रीगेट करो। तो इसी के लिए क्या होता है कि मतलब कंपनी
बहुत मतलब ज़्यादा क्लियरिटी के लिए वो 3 लेजर बनाता है, वो तीनों को एक बजट असाइन करता है, ताकि कोई भी आदमी जब एक्सपेंस अंधाधुंध डालेगा तो बजट उसको अलाउ नहीं करेगा। अगर एक जगह डालेगा तो वो फिर जाके चेक करेगा, अच्छा इस वाला में नहीं डालना था, दूसरे वाले में डालना था। तो इट इज़ लाइक दैट कि आपके वो एक्यूरेसी को भी एक तरह से सपोर्ट कर देता है, अगर प्रॉपर सिंक्रोनाइज्ड सिस्टम है तो। ओके। अच्छा, अब देखिए हमारे पास जो है मतलब जो गोल्स है, जो स्ट्रैटेजिक डिसीजंस है, वो किस चीज़ को सपोर्ट करते हैं? हमारी स्ट्रैटेजिक डायरेक्शंस प्रोवाइड द बेसिस फॉर द स्ट्रैटेजिक डायरेक्शंस जो होते हैं ना, वो हमको 2 चीज़ों पे हम लोग को काम करवाते हैं। एक तो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव पे भी काम करवाते हैं और दूसरे शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव पे भी काम करवाते हैं हमसे, ठीक है। यानी लॉन्ग टर्म प्लान्स भी हमसे करवा लेते हैं, लॉन्ग टर्म बजट भी और शॉर्ट टर्म बजट भी, जो स्ट्रैटेजिक डायरेक्शंस पे बंदे काम करते हैं, क्योंकि जो बंदे स्ट्रैटेजी पे काम करते हैं। अब हम आपको एक छोटा सा ये बता दें, आई बिलीव आप लोगों ने ये वाले पिरामिड्स तो कहीं ना कहीं देखे होंगे। ये पिरामिड्स में एक्चुअल में ये 3-4 हिस्से में बचा हुआ है, 4 हिस्सा है। पहले वाले बुक्स में 3 हिस्से का था जब हम लोग इंडिया में बीकॉम कर रहे थे। तो अभी क्या होता है, ये पिरामिड का मैं स्ट्रक्चर बताऊंगा, आप समझ जाइएगा। नहीं, ये मैनेजमेंट पिरामिड है, जाओ। ठीक है जी। तो ऊपर में जो बंदा होता है वो टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है। कौन सा बंदा होता है? टॉप लेवल मैनेजमेंट हो जाता है। और जो मिड लेवल का जो बंदा होता है वो एग्जीक्यूटिव होता है। कौन होता है? एग्जीक्यूटिव होता है, एग्जीक्यूटिव होता है। तीसरे लेवल का जो बंदा होता है वो ऑपरेशनल काम करता है। और चौथा जो होता है वो आज के टाइम में जो काम स्टार्ट हो गया है वो हो गया है ऑटोमेटेड वाला सिस्टम, उसको बोलते हैं OAS। ठीक है जी, ऑटोमेटेड अकाउंटिंग सिस्टम बोलते हैं। ये क्या होता है कि आप देखे होंगे वो जो ऑफिस में चेक बुक स्कैन करने का है जो लगा हुआ है। अब क्या होता है, चेक का आपको इन्फॉर्मेशन फीड नहीं करना होता है, चेक रखो और चेक का इन्फॉर्मेशन रीड कर लेता है, तो वो OAS में आता है। और ठीक है, तो वो होता है ऑटोमेटेड अकाउंटिंग सिस्टम बोलते हैं उसको सर। उसके बाद जो होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग लेवल के जो बंदे होते हैं वो क्या होते हैं, वो आपको इनपुट मतलब बेसिकली वो डेटा एंट्री वाले बंदे होते हैं, या जो आपको इनपुट प्रोवाइड करते हैं। जो एग्जीक्यूटिव लेवल वाले बंदे होते हैं वो क्या करते हैं, वो एज अ ब्रिज काम करते हैं ऑपरेटिंग और स्ट्रैटेजिक लेवल वाले के बीच में। ठीक है जी। और वो आपके डे टू डे एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं। जो टॉप लेवल बंदे होते हैं वो एक्चुअल कंपनी के स्ट्रैटेजिक डिसीजंस लेते हैं, जो डे टू डे एक्टिविटीज नहीं होती बल्कि कंपनी का फ्यूचर डिपेंड करता है उनके डिसीजन से। तो ये एक मतलब पिरामिड अपने सिलेबस पे नहीं था, बट मैंने कवर किया क्योंकि 2-3 जगह पे ऐसे आएंगे। ठीक है, तो ये हम जब स्ट्रैटेजिक डायरेक्शंस की बात करेंगे तो ये दोनों लेवल पे काम करते हैं, लॉन्ग टर्म लेवल पे भी काम करते हैं और शॉर्ट टर्म लेवल पे भी काम करते हैं। फिर मैंने एक डिस्ट्रीब्यूशंस बताया, वो कैसे 4 लेवल पे बंदे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, वो चारों काम करते हैं। ठीक है जी। अब सबसे बड़ी बात है कि ये वाला चीज हमने देखना है, ये एक क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स है। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब उसके फीचर्स होंगे। अगर कोई सक्सेसफुल बजटिंग है तो उसके क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं, अगर कोई बजट सक्सेस होगा उसमें क्या क्या चीज़ होने चाहिए जिससे आप ये इंश्योर करोगे कि हाँ जी भाई ये वाला बजट तो हम लोग सक्सेसफुली वी कैन अचीव इट। तो सबसे पहला चीज़ ये होना चाहिए कि ये आपकी कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी के साथ अलाइंड होनी चाहिए। यानी आपकी जो ऑब्जेक्टिव्स है, या आप इधर वो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव हो या शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव हो, वो उससे हमेशा अलाइन होने चाहिए। अलाइन जिस डायरेक्शंस में आपकी ऑब्जेक्टिव्स है, जहां आप पहुंचना चाह रहे हैं, मान लो कि आपको सेल 10,000 पहुंचाना है तो आपका बजट जो होना चाहिए वो 10,000 पहुंचाने के डायरेक्शन में काम करना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो मतलब 15,000 और 20,000 और 25,000 के डायरेक्शन पे काम करे। मतलब रियलिस्टिक अप्रोच होना चाहिए कि जो आपकी ऑब्जेक्टिव्स होती है उसको अलाइन होना चाहिए। उसके बाद क्या होना चाहिए, दोनों सेपरेटली काम करेगी, स्ट्रैटेजिक एंड फोरकास्टिंग दोनों सेपरेटली काम करेगी।
ठीक है, ऐसा नहीं कि दोनों को आप साथ में कंबाइन करके काम कीजिएगा, एक ही साथ में आप शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल दोनों को चेक करें। ठीक है, दोनों एक साथ में नहीं हो सकता, दोनों के लिए आपको इंडिविजुअल थोड़ा काम करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आपको जो बोटलनेक्स है, जो भी आपके स्लैक्स हैं या जो भी आपके लिए प्रॉब्लम्स है या जो भी कॉन्स्टेंट है, तो आप कॉन्स्टेंट के इम्प्रूवमेंट पे काम करेंगे। उसके लिए आप थ्रूपुट वाली टेक्नोलॉजी यूज़ कर सकते हैं। आप चेक करेंगे बिना एक्स्ट्रा स्पेंड किए हुए, उसके ऊपर उस पर काम करेंगे और पीछे से उसमें इतना ही इनफ्लो डालेंगे ताकि वो स्मूथली आगे प्रोसेस हो जाए। उसके बाद नंबर्स जो होंगे वो रियलिस्टिक प्रोजेक्टेड होने चाहिए, इमेजिनरी नंबर नहीं होने चाहिए, बेस्ड ऑन फैक्ट होने चाहिए। ठीक है, बी परसीव्ड एज प्लानिंग, कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेटिंग टूल्स। उसके बाद जो बजटिंग होने चाहिए, वो बजटिंग जो होने चाहिए प्लानिंग एंड कम्युनिकेटिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग टूल की तरह काम करने होने चाहिए। दूसरा, कंट्रोल्स एंड मोटिवेशनल टूल की तरह काम करने चाहिए, यानी कि अगर आपके पार्टिसिपेटिंग बजट हुए तो आपके जो साथ में काम करने वाले बंदे हैं वो मोटिवेटेड रहते हैं, तो उससे क्या होता है, कंपनी अपने गोल को अचीव कर पाती है। जब कंपनी का ओवरऑल गोल को जब बोलते हैं तो उसका एक्चुअल नाम होता है गोल कन्ग्रुएंस। उसको गोल कन्ग्रुएंस बोलते हैं। ठीक है जी, वो सारी हम लोग के पास जो अच्छी जो बजटिंग सिस्टम होगी उसमें ये सारे फीचर्स तो होने ही चाहिए, वरना हम लोग उसको मतलब हमारा जो डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव है या गोल है उसको हमें अचीव करने में हमको मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, और भी सारी चीज़ है। उसके बाद अप्रूव्ड बाय द हायर अथॉरिटी का उसमें क्या होना चाहिए, हायर अथॉरिटी अप्रूव्ड होने चाहिए। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हायर अथॉरिटी अगर उसमें आपके साथ काम करते हैं, जिसको बोला जाता है कि इन्वॉल्वमेंट, इफ दे विल इन्वॉल्व देन ओनली यू विल एबल टू अचीव द ऑब्जेक्टिव, और एल्स बजट फेलियर हो जाएगा। क्योंकि अगर मैनेजमेंट जहाँ पे इन्वॉल्व नहीं होती है वहाँ पे बंदे सीरियसली काम नहीं करते। उसके बाद होता है बी फ्लैक्सिबल नॉट इजली चेंज, मतलब फ्लैक्सिबल होना चाहिए ताकि आप एडजस्ट कर सकें, बट चेंज होने वाले मोड पे नहीं होना चाहिए कि हर चीज़ आप चेंज कर सकें। ठीक है जी, बट नॉट इजली चेंजेबल, मतलब ऐसा नहीं कि जो बंदा एंट्री कर रहा है उसी बंदे को राइट दिया हुआ बजट एडजस्ट करने का लिए। वहाँ पे फिर आपको सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़ के बारे में जानना पड़ेगा, ताकि ये कंट्रोल्स के ये मिनिमम मेजर्स हैं, कंट्रोल मेजर्स हैं, ताकि आपकी, क्योंकि बजट जो है वो प्लानिंग, कंट्रोलिंग, मॉनिटरिंग सारे टूल्स की तरह काम करती है, तो ये सारी चीज़ें उसमें होने चाहिए। देन ओनली वी कैन से दैट ओके बजट, वी आर वर्किंग फॉर द बजट एंड बजट विल गिव द राइट रिजल्ट। रोशन भाई। हाँ जी बोलिए। इसमें कोई ऐसा बात लगा जो हमारे प्लानिंग या इससे हम लोग हट के हों? नहीं ये बराबर है, ऐसे ही चलता है नॉर्मली। जो पॉइंट आपने बताया, अगर बजट में कुछ चेंजेस लाने का है देन वी टेक द अप्रूवल फ्रॉम द कमिटी, द बजट कमिटी। और अगर बजट में हमारा ऊपर नीचे हो गया, फॉर एग्जांपल दे एज 100 मिलियन, हम लोग 120 मिलियन 30 मिलियन क्रॉस किया, फिर देन दे आस्क अस द एक्सप्लेनेशन क्यों 20,000 ज्यादा स्पेंड किया। सो इट इज गोइंग ऑन लाइक दिस। हाँ, मतलब बिकॉज दिस इज नॉट ओनली प्लानिंग एज वेल एज द कंट्रोलिंग ना, तो दैट इज द वे वी कैन कंट्रोल। एंड थर्ड पॉइंट था अकाउंटेबिलिटी था, मीन्स अगर जो भी मैनेजर को वीपी बनने का है, सो दे विल गो स्ट्रिक्टली ऑन दिस बजट, तुझे मैंने इतना बजट दिया, तूने क्या किया, तो देन उसका प्रमोशन रुक जाता है। एग्जैक्टली, मतलब इफ दे आर नॉट एबल टू जस्टिफाई द रीजन, देन दे वोंट गेट प्रमोटेड। यस स्पेशली फॉर मैनेजमेंट लेवल, वो लोगों के लिए बजट अचीव करना बहुत इम्पोर्टेंट है टू शो दे आर सक्सेसफुल। हाँ, मतलब एक्चुअल में देखा जाए तो देखिए वी एक्चुअली जो हम लोग फाइनेंस वाले हैं ना, वी लिव 3 लाइफ्स। आपको पता है कैसे? एक वाइफ के साथ? नो नॉट वाइफ वाला नहीं, विद द नंबर्स वी लिव 3 लाइफ्स। ओके ठीक है, वाइफ, ऑफिस और मेरे वाले केस में तो दूसरी वाली भी है, स्टूडेंट।
नहीं, एक्चुअल में क्या होता है, आई हैव गॉन थ्रू, देयर इज अ मिथ ऑफ बिजनेस, देयर इज अ बुक्स आई रेड, हाँ E Myth of Business. There is a book. It's a good book. So there I have read that the finance guys lives 3 lives. okay. He said that when you are a clerk, when you are an accountant, you live in history. You only record the happened transaction, which is actually already gone. You don't have the control. It's gone, incurred. Yes. When you are a manager, accountants lives in current situations. What is going on? He is just writing. Management lives in history, because he always compares the current with history to see the improvement, to see the changes. And the one who is acting as a planner, and the one who is acting as an analyst, who not only live in the history, he lives in future as well, because he is predicting the futures, he is predicting the numbers. So we as a finance guys, the one who lives 3 lives in that way. So we are just not, and whenever we are working now, we should not just work in the present. We should not if we want to grow ourselves, we have to think in these 3 ways. Okay, we see these numbers, we record it, done. Then we have to think as a manager, okay, whether this type of expenses has been incurred in the past or no. If not, then need the justifications, need the reasons why it is being incurred. If it is incurred for adding some value, then it's okay. If it is incurred for non-value add activities, then for sure we'll go back and we'll say that we'll highlight these expenses are not actually for the business, so we have to stop it. Okay, and then when we are preparing the cash budget, when we are preparing the sales forecast, when we are preparing the budget for the procurement forecast, so in that case actually we are working as an analyst. We take the numbers from the past, but we are predicting the future. So if we want to really grow in our line, we always have to think in these three ways, like in these 3 perspectives we have to consider. What I believe after reading that book, then only we can do our improvement. We are not working for the company, we are actually working for ourselves. We have a skill, we are selling them, we are getting the money. There is no other relation we should keep with the company. That's what we have learned from the Dr. APJ. Love your work, not the company. So there is a small question. We have already discussed about the participating and authority budgets. नसीर भाई, इसको थोड़ा सा देखें। जी भाई, इसको थोड़ा सा देखें। अस्सलाम वालेकुम भाई, बोले इसको थोड़ा सा देखें। बोला विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द रोल ऑफ टॉप मैनेजमेंट इन द बजटिंग प्रोसेस। यानी कि आपको बताना है कि इसमें से कौन सा काम जो होता है ना, वो मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़रूरी होता है बजटिंग प्रोसेस को कंप्लीट या अच्छा रिजल्ट देने के लिए। पहला बोल रहा है कि टॉप मैनेजमेंट शुड एस्टैब्लिश अ strict goal and must be met when the budget is developed। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें बंदे छोड़ के जाएंगे, बोलेंगे भाई तुम ही कर लो फिर। टॉप मैनेज lacks the detailed knowledge of the daily operations and should limit in involvement। तो क्या होगा, अगर वो बोलेंगे भाई हमको डेली का आइडिया नहीं है तुम्हारा क्या खर्चा होता है, सो आई वोंट टेक एनी पार्ट इन द, आई डोंट पार्टिसिपेट इन द बजटिंग प्रोसेस। सो इसका मतलब क्या हो जाएगा, फिर जहाँ पे मैनेजमेंट सीरियस नहीं होता वहाँ पे बंदे भी सीरियस नहीं होते। सो दिस इज नॉट गोइंग टू ऐड एनी वैल्यू टू द बिजनेस।
फिर बोल रहा है टॉप मैनेजमेंट शुड ओनली बी इन्वॉल्व इन द अप्रूवल प्रोसेस। तो अप्रूवल तभी करेगा जब उसको पता होगा, हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन होगा, देन इट्स बेटर टू बी अप्रूव ना। सिर्फ ऐसे ही नंबर देख के अप्रूव करने से तो नहीं चलेगा। सो दिस 3 इज रॉन्ग। इट्स कैन बी ओनली व्हेन ही इज नीड टू बी इन्वॉल्व, बिकॉज मैंने अभी थोड़ा देर पहले ही बोला था कि जब मैनेजमेंट इन्वॉल्व होती है तो चीजें प्रॉपर होती हैं, फिर बंदे भी काम करते हैं, फिर कंपनी की ऑब्जेक्टिव भी अचीव होती है। ठीक है, तो दिस इज द राइट आंसर। बोला टॉप मैनेजमेंट इज अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द बजट्स एंड प्राइमरी मीन्स ऑफ द एक्सरसाइजिंग इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इंश्योर ऑल लेवल ऑफ द मैनेजमेंट अंडरस्टैंड द सपोर्ट ऑफ द बजट एंड ओवर बजट कंट्रोल प्रोसेस। बजट प्ले रोल ऑफ द मेजरिंग परफॉर्मेंस अगेंस्ट द एस्टैब्लिश्ड गोल। तो मैनेजमेंट के बिना इन्वॉल्वमेंट, बिना उनके डे टू डे, बिना उनके इसके आप प्रॉपर अचीव नहीं कर सकते। सो इफ यू वांट द बजट टू बी सक्सीड, the management need to work with the team to understand what are the difficulties they are facing। ठीक है, अब आते हैं हमारे पास 3 चीजें हमें देखनी होती है। एग्जाम के एक छोटे से ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन नहीं है, बल्कि ये ऐसे में आया हुआ क्वेश्चन है बजटरी स्लैक, जो मैं अभी फिर बताने वाला। देखिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर के बारे में हमने ऑलरेडी 1-2 जगह हमने करा था, और ये इसके डिटेल्ड में हम इसमें भी पढ़ेंगे और इसमें परफॉर्मेंस बजट में, बट मैं आपको बता दे रहा हूँ। रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर का मतलब ये होता है कि हर बिजनेस में कोई भी अकाउंटिंग या रिपोर्टिंग जो होती है वो 3 तरीके से बेसिकली डिवाइड होती है। बोला जाता है कॉस्ट सेंटर। कॉस्ट सेंटर का मतलब ये होता है कि जहाँ पे आके अपने कॉस्ट जमा होते हैं, एक्यूमुलेट होते हैं। जैसे HR कॉस्ट सेंटर है, फाइनेंस कॉस्ट सेंटर है, प्रोक्योरमेंट कॉस्ट सेंटर है, क्योंकि हम वहां पर कॉस्ट लाके जमा करते हैं। रेवेन्यू सेंटर का मतलब जहां से रेवेन्यू जनरेट होता है, जैसे कि सेल्स वाले डिवीजन रेवेन्यू सेंटर होते हैं, उसके बाद सर्विस वाले डिवीजन रेवेन्यू सेंटर्स होती है, जहां से हम रेवेन्यू जहां पे अकुमुलेट होता है। और इन्वेस्टमेंट डिसीजंस जो होता है वो हमारा इंडिविजुअल होता है, जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए कंसर्न होता है। और इन्वेस्टमेंट डिसीजन वाली जो यूनिट्स होती है वो ऑपरेशनल एक्टिविटी कॉस्ट सेंटर और रेवेन्यू सेंटर की तरह नहीं काम करती, बल्कि उसके अंदर अपना कॉस्ट सेंटर और अपना रेवेन्यू सेंटर्स होता है, और वो एंड ऑफ द डे हमको एनपीडी कैलकुलेट करके देती है। तो वो भी एक अलग डिवीजन की तरह काम करती है, एसबीयू की तरह काम करती है। कॉस्ट सेंटर भी एसबीयू की तरह काम करती है और रेवेन्यू सेंटर भी एसबीयू की तरह काम करती है। एक होता है प्रॉफिट सेंटर, ठीक है, जो कि हमने यहाँ पे नहीं है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। रेवेन्यू सेंटर के भी अपने प्रॉफिट या लॉ अपने यहाँ पे क्या हो सकते हैं, यहाँ पे ये दोनों रिकॉर्ड कर सकता है। ठीक है, यहाँ पे सॉरी, प्रॉफिट सेंटर्स जो होते हैं वो एक अलग से बिजनेस की तरह ट्रीट हो जाते हैं, अलग बिजनेस यूनिट की तरह ट्रीट हो जाते हैं जो प्रॉफिट सेंटर्स होते हैं। तो उसको एक सेपरेट बिजनेस यूनिट की तरह ट्रीट किया जाता है। तो ये बेसिकली 4 तरह से हम लोग जो कॉस्ट इकुमुलेशन जो करते हैं उसकी ये एसबीयूज है, स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट्स है, जिसमें बेसिकली हमको 4 चीजें पता होनी चाहिए। एक कॉस्ट सेंटर्स क्या होता है, एक रेवेन्यू सेंटर्स क्या होता है, प्रॉफिट सेंटर्स क्या होता है, और इन्वेस्टमेंट सेंटर्स क्या होता है। जो कॉस्ट सेंटर्स होते हैं वहाँ पे हम लोग कॉस्ट का इकुमुलेशन का काम करते हैं, HR, फाइनेंस, ये सारे उसके एग्जांपल्स हैं। रेवेन्यू सेंटर्स में होते हैं जहाँ से रेवेन्यू जहाँ पे लाके इकुमुलेट करते हैं, जिसके एग्जांपल्स होते हैं हमारे कौन से, हमारे उसके एग्जांपल्स होते हैं रेवेन्यू सेंटर के सेल्स वाली, सर्विस वाली, या अगर कहीं कोई AMC से रेवेन्यू जनरेट करती है तो वो वाली। तीसरी होती है प्रॉफिट सेंटर, जो एक अलग बिजनेस यूनिट की तरह आप ट्रीट कर सकते हैं, जहां पे कॉस्ट और रेवेन्यू दोनों एक जगह पे आता है। इन्वेस्टमेंट डिसीजंस जो होते हैं वो लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग के लिए होते हैं, और उसी के अंदर कॉस्ट सेंटर भी होता है और उसी के अंदर उसका रेवेन्यू सेंटर भी होता है। ठीक है, उसके बाद जो बजटरी स्लैक्स होती है, जब ये हमने कहा कि आपको बजट दिया गया कि 10,000 में आपको सारे IT इंफ्रास्ट्रक्चर लाने हैं, लेकिन आपने 10,000 में IT इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं लाया, ठीक है यानी आपके 10,100 हो गए। तो इसका मतलब क्या हो गया कि आप बजट को एक्स्ट्रा मनी लगा रहे हैं। तो आप बजट में जो एक्स्ट्रा आपको एक एडजस्ट करने जो मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं बजटरी स्लैक। यानी आप एक्स्ट्रा मनी इन बजट टू अकोमोडेट
यानी जो एक्स्ट्रा पैसा हम लगा रहे हैं बजट में टू अकोमोडेट द अनएक्सपेक्टेड बजट टू फेल, यानी 10,000 100 हो गया जबकि मेरा 10,000 था, यानी वो 100 से फेल हो गया, उसको अकोमोडेट करने के लिए जो 100 हम बजट में ऐड करते हैं दैट इज कॉल्ड द बजटरी स्लैक। और क्यूमुलेटिव द सब लेवल लीड टू इनएक्यूरेट मास्टर्स बजट। और ये बहुत ज्यादा अगर आप हो जाते हैं तो हम ये बहुत ज्यादा अगर बजटरी स्लैक हो जाएंगे तो आप क्या होगी, आपकी इनएक्यूरेट रिपोर्टिंग हो जाएगी, फिर आपके मास्टर बजट्स ही खराब हो जाएंगे, तो फिर आपके कंपैरेबल्स में प्रॉब्लम आएगा। यहां तक में कोई चीजें ऐसी है जो टफ थी या मुश्किल है? हाँ भाई साहब। नहीं भैया ऐसा तो कुछ नहीं। देखिए कॉस्ट सेंटर्स में मैंने बोल दिया कि कॉस्ट सेंटर वो होता है जहाँ पे कॉस्ट हम लोग एक्यूमुलेट करते हैं, ठीक है, यहाँ पे डिटेल पे वही था। कॉस्ट सेंटर दोज एक्यूमुलेट ओनली द कॉस्ट प्रोडक्शन HR फाइनेंस, जिसका एग्जांपल्स है रेवेन्यू का मतलब होता है जहाँ पे हम लोग सिर्फ रेवेन्यू लाते हैं। यहाँ पे सेगमेंट मैनेजर की परफॉर्मेंस जो है वो रेवेन्यू के हिसाब से मेजर की जाती है, ठीक है जी। प्रॉफिट सेंटर जो होता है जहाँ पे कॉस्ट भी आते हैं और साथ में रेवेन्यू भी आ जाती है, और उसके जो सेगमेंट रिपोर्ट जो बंदे होते हैं, जो उनके ऑफिसर्स होते हैं, जो मैनेजर्स होते हैं, उनकी परफॉर्मेंस जो है नेट रेवेन्यू से निकाली जाती है, यानी कितना प्रॉफिट वो प्रॉफिट सेंटर अर्न किया उससे उसका KPIs वो होता है। इन्वेस्टमेंट जो होता है वो इट इज अ डिस्टिंक्ट segment of the business and which is in the profit center की तरह होता है, that is the power to take the investment and the capital decision। तो ये investment और capital decisions होते हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं, और जो सेगमेंट मैनेजर्स की जो परफॉर्मेंस होती है वो किसके ऊपर होती है, वो भी एक तरह से जज बाय रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जो उनका पैसा जो NPV से जो जनरेट करके लाते हैं या रिटर्न जो इन्वेस्टमेंट लेके आते हैं, इसके बेसिस पे उनकी परफॉर्मेंस इवैल्यूएट की जाते हैं। तो ये हुआ बेसिकली, हमने अभी तक कुछ भी मैथमेटिक्स, कुछ भी न्यूमेरिकल्स नहीं पढ़ा। अभी तक जो भी चीज़ें हमने पढ़ी है वो सिर्फ एक छोटा सा आइडिया के बारे में पढ़ा कि वो चीज़ें कैसे काम करती हैं। फिर हमने बोला कि इसमें बताएं कि ड्यूरिंग द बजटरी स्लैक ड्यूरिंग विच budget set it would be most likely that budgetary set would be removed। कौन सा सिचुएशन आएगा जहां पे आपको लगेगा कि बजटरी जो है अब रिमूव कर देना चाहिए? जब आपके चीजें सब रिवाइज हो जाएंगे, जब आप नंबर्स अपडेट करके ले लेंगे, इसका मतलब है कि ये वाले सिचुएशंस में आपकी बजटरी अब और नहीं लगेगी, क्योंकि आपने अपने जो पुराने वाले नंबर्स थे उसको रिवाइज कर दिया, ठीक है। अब मैंने एक छोटी सी चीज़ें बोली थी कि कॉस्ट दो तरह के होते हैं बजटिंग, एक होती है ऑथोरेटिव, एक होती है पार्टिसिपेटिव। पार्टिसिपेटिव का मतलब होता है जो अटेनेबल्स होते हैं और सब में सारे बंदे इन्वॉल्व होते हैं, ऑल पार्टीज आर इन्वॉल्व। अथॉरिटीज में मैनेजमेंट सिर्फ इन्फॉर्म होते हैं और वो सिर्फ एक आइडियल स्टैंडर्ड बना देते हैं और बोलते हैं भाई आज से यही काम करना है और आपको इसको अचीव करके दिखाना है। वो आपकी पोटेंशियल्स को नहीं एसेस करते, वो अपने सिर्फ एक बजट, एक नंबर आपको दे देंगे, बोलेंगे कि आपको यू हैव टू अचीव दिस नंबर, दैट्स ऑल। तो ये इस टाइप के बजट को हम लोग बोलते हैं ऑथोरेटिव बजट। तो अभी तक की अगर डिस्कशंस में हम लोग कंफर्टेबल हैं? भाई जी सही है। अभी तक का डिस्कशन में हम लोग कंफर्टेबल हैं? या जी सर। आप आराम से जा रहे हैं, वेरी गुड। हाँ, तो यहाँ तक की जो भी चीजें थी ना, ये हमारी समझिए कि वो थी, वो बैकग्राउंड हमने बनाया है। आगे हम लोग खेलेंगे नंबर के साथ। इधर है शायद।
चलिए ये वाले फोटो को एक बार डिस्कस करते हैं और देन वी विल स्टार्ट फॉर द न्यूमेरिकल्स। ये बहुत इम्पोर्टेंट पेज है, इसको एक बार ध्यान। सजेस्ट किए अगर फर्स्ट क्लास है ना ये बजट का, अगर पूरा थियरी आज कवर हो जाए तो बेहतर है। तो आज अच्छा, तो फिर हम लोग इसको ये करके फिर कंक्लूड करते हैं, क्योंकि हम लोग काफ़ी डेप्थ में गए हैं आज। तो हम ये बोल रहे हैं कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपके मैंने जिस वक्त बजट स्टार्ट किया था मैंने बोला था आप अपने पास सबसे पहले क्या निकालते हैं, सेल्स के नंबर निकालते हैं। भाई मेरे को कितने का सेल एक मिनट करना कुछ है। लिखिएगा नहीं, एक मिनट अमराज भाई। हेलो, हाँ हाँ ठीक है। ये जो मास्टर को जो आपने होल्ड ऑफ किया हाँ, है इसको एक बार हटाइए। हटाया। लेट मी टेक अ स्क्रीनशॉट। अरे हम ये ऐसे भी भेज देते हैं ना। नहीं नहीं, और तो आप लिखा हुआ भेजेंगे ना, मैंने ले लिया। क्लोज चलो कोई नहीं। कंटिन्यू। तो हमारा स्टार्ट होता है भाई मास्टर बजट। ये पूरा चैप्टर का ज्ञान है, अगर आपको समझ में आ गया, ये 20 में 20 आपको आ जाएगा। एक जगह भी मिस करेंगे तो 2-4 नंबर काट लीजिए आप अपने हिसाब से, कितना आप मिस करने वाले हैं। ठीक है, तो इतना आसान है, और ये इस चैप्टर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट नक्शा है। तो सबसे पहले हम एक नंबर डिसाइड करते हैं, भाई मेरे को कितना सेल अचीव करना है, भाई मेरे को कितना यूनिट बेचना है। ठीक है, ये हमारा जो सबसे पहला रिक्वायरमेंट होता है किसी भी बिजनेस का। यूनिट वाइज है वैल्यू वाइज दो भी होता है? दोनों मैंने कहा। पहले बोला कितना नंबर को मैंने एक बार बोला डॉलर में, एक बार बोला क्वांटिटी पे। ओके, ठीक है, अगर डॉलर पे आएगा तो हो सकता है कि आगे के जो भी उससे रिलेटेड बजट्स होंगे सब डॉलर में बनेंगे, और अगर रुपीज में आएगा तो सारे के, अगर क्वांटिटी में रहेगा तो सारे के सारे क्वांटिटी में बनेंगे। बट इसमें मतलब 70% जो आंसर्स होते हैं वो क्वांटिटीज बेस्ड होते हैं, बाकी जो 30% है वो डॉलर बेस्ड है। तो एक बार हम ये मान के चले कि हमको एक सेल्स का नंबर अचीव करना है, जो कि मान लो हमने यहाँ पे टारगेट लगाया कि हमको 1000 यूनिट सेल करना है। 1000 यूनिट हमने सेल करना है। तो फिर हम क्या देखेंगे, अच्छा तो उस 1000 यूनिट को सेल करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्शन करना पड़ेगा। अगर ये मेरा इन हाउस बिजनेस है तो, अगर मेरा ओन प्रोडक्शन है तो ठीक है। अगर मेरा ओन प्रोडक्शन नहीं है तो ऑब्लिक करके आप बोल दें कि आपको परचेज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, परचेज करना पड़ेगा। अच्छा, ये परचेज करने के लिए आपको 2 चीज़ें देखनी पड़ेंगी यहाँ पर। एक देखनी होंगी आपको, ओपनिंग में आपके पास अगर कोई स्टॉक है, पहला नंबर। दूसरा आपको देखना पड़ेगा क्लोजिंग में कोई स्टॉक है। ये 2 नंबर्स आपको चेक करने पड़ेंगे, ये 2 नंबर्स आपको चेक करने पड़ेंगे, तो जाके आपने प्रोडक्शन बजट बना लिया। अब मैं बोलता हूं कि कंपनी बोलता है कि वी वांट टू मेंटेन 200 एज अ क्लोजिंग स्टॉक। इसका मतलब ये है कि कंपनी के पास यूनिट कितने चाहिए, 1000 सेल करने के लिए चाहिए, 200 रखने के लिए चाहिए। इट मीन्स कंपनी की जो रिक्वायरमेंट है वो कितने की है, वो 1200 की है। कंपनी की रिक्वायरमेंट कितने की है, 1200 की है। अब क्वेश्चन में अगर आपके पास ओपनिंग में पहले दिया हुआ है 300 यूनिट है पहले से, इसका मतलब ये है कि आपको फर्दर जो प्रोड्यूस करना पड़ेगा वो कितना प्रोड्यूस या परचेज करना पड़ेगा, -300 करेंगे। इसका मतलब है कि 900 ईदर यू हैव टू प्रोड्यूस और यू हैव टू परचेज, ईदर यू हैव टू प्रोड्यूस और यू हैव टू परचेज। क्लियर है? ओके। हाँ कादरी भाई, अस्सलाम वालेकुम, बोलिए। वालेकुम सलाम भाई, सॉरी मिस कर दिया भाई स्टार्टिंग क्लास में। हाँ, एक क्वेश्चन है मुझे। कोई नहीं।
ये जो हम 1200 यूनिट चाहिए, we have decided that we are going to sell 1,000 and 200 we want to keep as a stock, and 900 Stock, units we want to produce or purchase, but और when it परचेज comes to डिपेंड मैंने हाँ it depends. If you are producing, then you need to means you have production system, then you need to do the production. But you are just purchasing and selling. Yes. In that case, you are just doing purchase. But in case of purchase, we need not to take how much we need to buy and how much we have in stock, how much we need to buy. Do you believe that we need to evaluate this thing? It impacts on the cash flow. It No. will impact our profitability. The stock I you do have to- understand. and in stock available, it impacts only cash flow. It will not impact your profitability. I think we have discussed about two process works. One is called MRP productions, material requirement productions. The other we talked about the lean productions. Yes. In MRP productions, what we agreed that all department has to be aligned. The one criteria was that. It means that the sales department is the one you should start it from there. The sales department has given the forecast. Okay, that we have. So based on that, you are going to purchase or whatever the negotiation, whatever the bulk, whatever the discount you can get it. But when it says that you have to be aligned, or even when you say the lean also, it is also a start from the demand. So in all the scenario, the sales has to be on the top when it comes to the budgeting. Yes. Because budget, yes, when the sales is on top, your calculation has to go in this way only. Because if we go reverse, then sales become the balancing figure. And that we cannot, because sales we cannot keep as a balancing. We cannot restrict ourselves. The rest, everything we can restrict, because the sale is the business inflow. Rest everything we can restrict. That is for the business benefit. So it's always a start with the sale. That's what we have discussed in the beginning also. In all kind of productions, when you are aligning with all the department, means actually you are getting the numbers from them, and the sale is the numbers, which is the basic numbers. Because every company is forecasting their sale first, then after the rest forecasting is done. So as of now, I am just discussing how you can calculate the production budget. Sure. So this way actually we are doing the production budget. The sales budget is actually nothing but is a forecast. Either this can be a balancing figure. Question can give you all the three information. What information? Say question says that okay, you want to keep 200 as a closing, you have a production of 900, you have an opening stock of 300. How much sales you are forecasting? What is the forecasted sales? So you can do the reverse calculation and get it. And I have one number on my screen. Just it will give you a very good understanding, because 2 days before I got that question, somebody has asked me. See, can you see this number? MJ department store expect to generate the following sales figure for the next 3 months. ठीक है? Hello?
yes. can see. We could see, but no change. ओके, 1 मिनट है। ओके, हाँ, स्क्रीन वो दिखा रहा था, चला गया। अभी कल यम दिखा रहा है। अभी एम ही दिखा रहा है, वो स्क्रीन वो गया था। देखिए अभी गया। एमजे डिपार्टमेंट स्टोर एक्सपेक्ट टू जनरेट द फॉलोइंग सेल्स। 3 सेल्स वो एक्सपेक्ट करता है, ठीक है जी। जुलाई में, अगस्त में और सितंबर पे। जुलाई पे, अगस्त पे और सितंबर पे 3 सेल वो एक्सपेक्ट करता है। जुलाई में बोलता है कि 480 का उसको सेल एक्सपेक्ट कर रहा है, अगस्त पे 560 और सितंबर में 600 का। आप लोग को ये दिख पा रहा है या नहीं दिख रहा? दिख रहा है, दिख रहा है। यहाँ दिख रहा है, दिख रहा है। हाँ, तो ये एक चीज है। बोल रहा है कि मार्जिन जो है, जीपी पे मार्जिन है 45%। कितने की मार्जिन है? 45% की मार्जिन है, ठीक है। साथ में बोल रहा है कि एमजे वांट्स द इन्वेंट्री इज 30% ऑफ द फॉलोइंग मंथ सेल। यानी जितना हम अगले महीना में सेल करेंगे, जो मेरा फोरकास्टेड है, हम उसका 30% आई विल कीप। यहां तक में क्वेश्चन क्लियर है? आई विल ऑर्डर लेवल एट कॉस्ट। अब हमसे बोल रहा है कि डॉलर अमाउंट हमको निकाल के बताइए इन्वेंट्री फॉर द अगस्त। डॉलर अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री फॉर द अगस्त। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, आगे सबसे पहले आपने क्या करना है? आपसे क्वेश्चन क्या मांग रहा है? आपसे बोल रहा है कि आपकी जो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है 45% की मार्जिन है, और आप जो सेल रखते हो, इन्वेंट्री जो रखते हो, वो रखते हो 30% ऑफ द फॉलोइंग मंथ। आपसे अगला अगस्त का मांग रहा है, यानी आपको सेल कौन सी देखनी है? 600,000 की। तो आपको 600,000 की सेल देखनी है। इसका आपको कितना परसेंट रखना था? 30%। तो आई बिलीव इट्स 180 इट्स कम्स। ठीक है। बोल रहा है कि अगला हमसे ये हम बोल रहे हैं कि हमको इतना रखना पड़ता है। तो 180 को हम डिवाइड बाई ये जीपी 45% है, इसका मतलब है कि हम इसको इस पे कितना रखेंगे? इसका एट कॉस्ट कितना आएगा? 180 का 55% निकालिए तो कितना होता है? 90 कितना होता है जी? 90 180 का 50 95,000 कुछ आएगा शायद, अराउंड 9,000। नहीं, कैलकुलेटर मेरे पास में नहीं, इसलिए बोल रहा। 180 का 55%, 99,000 99,000 कहीं पे लिख के रख लीजिए कि उतना स्टॉक उसको मेंटेन करना है एज अ क्लोजिंग। कहीं पे लिख के रख लीजिए आप। यानी ये पता चल गया कि आपको 99 रखना है क्लोजिंग वाले एंड पे। अब आ जाइए, आपको ओपनिंग स्टॉक भी नहीं पता है। तो ओपनिंग का मतलब क्या? कि जो अगस्त में सेल रहा होगा वो जुलाई का क्लोजिंग रहा होगा। तो 560 का 30% कितना होता है जी? 92,400। इसका कॉस्ट बता रहे हैं क्या? 92,400? 168,000। हाँ, 168,000। इसका 55% निकालिए। 92,400। 92,400। तो यानी कि हमको क्लोजिंग तो पता था, ओपनिंग में हमने निकाल दिया कितना? 92,400। यहाँ पे लिख लिया मैंने 92,400। अब जो हमारा जो सेल हुआ था ना भाई साहब, इसको क्योंकि जब डॉलर होगा ना तो आपको हमेशा कॉस्ट ऑफ सेल निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा?
कॉस्ट ऑफ सेल, क्या निकालना पड़ेगा? कॉस्ट ऑफ सेल। तो आप बताओ कि ये जो 560 है इसका 55% कितना होता है बताओ? 500 308,000। 560,000 308,000। अब आपके पास सारा इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, पूछिए है कि नहीं है? जी सर। देखिए आपके पास ये क्लोजिंग भी अवेलेबल हो गया, ये सेल वाला पार्ट भी अवेलेबल हो गया। सेल मतलब यहाँ पे कॉस्ट ऑफ सेल आएगा क्योंकि ये डॉलर में सारा कैलकुलेशन है ना, तो कॉस्ट ऑफ सेल रहते हैं। और ये आपको ओपनिंग भी मिल गया। अब जो डिफरेंस निकलेगा ना वो हम लोग का क्या निकलेगा? या तो वो प्रोडक्शन होगा नहीं तो परचेज होगा। अगर क्वेश्चन ने वर्ड क्या मांग लिया? परचेज, इसका मतलब है कि ये कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं है बल्कि कोई रिटेल यूनिट है, तो हमने इतने का परचेज दिखा देना है। तो कितना आ रहा है बताइए, प्लस माइनस करके 99 प्लस 308 माइनस 92 400। 314 तो हमारा 314 600। 600। तो ये जो हाँ, तो ये कैलकुलेशंस आपको करना है। ये कैलकुलेशन कहलाता है प्रोडक्शन बजट। क्या कहलाता है? प्रोडक्शन बजट या परचेज बजट, दोनों नाम एक ही है, दोनों नाम एक है। अभी अगर किसी भी आदमी को यहाँ पे डाउट है तो प्लीज एक बार पूछ लीजिए, क्योंकि मैं एक यूनिट वाला भी करा रहा हूँ। यस, मुझे थोड़ा डिफिकल्ट हो गया समझने के लिए। हाँ, मैं पूरा मिटाता हूँ और आपसे कैलकुलेशन कराऊंगा, ठीक है? ओके ओके। अब आप मेरे को ये बताएं कि क्या क्या चीज, पहले आप क्वेश्चन को रोशन भाई खुद रीड करें। ये सीपीए का क्वेश्चन है। या वो लोग बोलता है कि हम अगस्त का जो परचेज के लिए बजट बनाने का है, तो ये नहीं पूरा पढ़े आप, नहीं आप रोशन भाई पूरा पढ़े, एज अ क्वेश्चन पढ़े, आप एक्सप्लेन नहीं करें, एज अ क्वेश्चन पढ़े आप। ओके। और क्वेश्चन से आपको क्या क्या फाइंडिंग्स है वो बताएं। ओके। मैं पढ़ूं? या मैं देखिए, पढ़ अब लिया। आपने क्वेश्चन पढ़ लिया। हाँ। अब आपने जब क्वेश्चन पढ़ा तो सबसे पहले आपको पता चल गया कि ये जीपी पे, जब ये जीपी पे माल बेचता है, ही इज एक्चुअली अर्निंग 45% प्रॉफिट। इसका MJ मतलब है कि MJ इसका है जो ना? कॉस्ट होगा वो कुछ कम होगा। ओके। तो हाँ, एमजे डिपार्टमेंट का जो कॉस्ट ऑफ सेल होगा, बिकॉज व्हेन यू आर डूइंग द purchase budget or the production budget in dollar na, then you have to take the cost of sale. You have to take cost of sale. That is the first key thing you should know. ओके। तो हमको क्या, जब when you are doing in dollar you have to take the cost of sale. पहला चीज आप कहीं पे लिख के रख लें, लिखा कहीं भी लिख दे। हाँ, लिखा। फर्स्ट थिंग। सेकेंड, आपने जैसे ही डॉलर, मतलब आपको समझ में आ गया, एक्चुअली दे आर टॉकिंग अबाउट द नंबर्स, रुपीज। या ठीक है, तो डॉलर नंबर्स में आपको चाहिए, तो आपको क्या चाहिए? कॉस्ट ऑफ सेल चाहिए, पहला रिक्वायरमेंट। तो आप 560 का जब जीपी हटा देंगे, ग्रॉस प्रॉफिट निकाल देंगे, तो आपका क्या बचेगा? कॉस्ट बचेगा ना। तो 560 का कॉस्ट ऑफ सेल निकालिएगा, तो इसको आप डायरेक्टली 55% कर दें तो कितना आ रहा है? 55% डायरेक्ट कीजिए तो 560 55%, ये आ रहा है 308,000। अच्छा, ये कैलकुलेशन में आप कन्विंस है? इज देयर एनी डाउट इन दिस कैलकुलेशन? One minute. Because we made 55, because 45% was a profit, so we deducted the profit from that sales. That become cost of Yes, sale. exactly. Okay.
दैट Cost. बिकम्स कॉस्ट ऑफ सेल। Cost is ठीक है। 55%. Okay. हाँ, अच्छा क्वेश्चंस में ये जो सेल दिया हुआ है ये सब भी डॉलर्स वैल्यू है, ये सब भी डॉलर की वैल्यू है। ठीक है, तो यू हैव टू कन्वर्ट इनटू द कॉस्ट, यू हैव Cost टू of कन्वर्ट sale. इनटू द कॉस्ट। Cost of क्वेश्चन बोलता है कि आपको अपने कमिंग मंथ का यानी जो फॉलोइंग मंथ है ना उसका आपको 30% वैल्यू रखना पड़ता है एज अ स्टॉक। Mhm. ठीक है, इसका मतलब है कि आप ये 600,000 का 30% यानी आप 180 का स्टॉक रखना है, बट दैट 180 इज ऑन सेल प्राइस, so you Okay. have to bring it into the cost, Okay. Sale price. you have to Not- bring into to the yes, Yeah. तो आपने उसको किस पे लाना है, कॉस्ट पे लाना है। Okay. हाँ लाया। लाया तो कोई नंबर्स आएगा आपको 99,000 का। ओके अभी लाए नहीं एक मिनट अभी 600,000 का 55% नहीं निकालने का ना? नहीं 65 का पहले आप 30% निकाले। जो पहला ऑब्जेक्टिव है आपको कि क्लोजिंग स्टॉक मेंटेन करना है 1 by 1। ऑब्जेक्टिव यू हैव टू कीप 30% एज अ क्लोजिंग, सो इट मीन्स आप 600,000 का 30% क्लोजिंग रखते हैं। या क्लोजिंग स्टॉक हो गया 180 हो। या ठीक है, अब 180 का यू हैव टू कीप एट कॉस्ट बिकॉज दिस इज आवर सेलिंग प्राइस, तो आप उसको कन्वर्ट कर रहे हैं एट कॉस्ट पे, तो 45% की जो मार्जिन ऐड है वो हटा रहे हैं, सो इट मीन्स आप 55 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 55% निकाल लीजिए डायरेक्ट। ओके 99। हाँ, ये भी नंबर्स क्लियर है आपको? या ये भी क्लियर है, कैलकुलेशन भी क्लियर है। या अच्छा, वी रिमूव जो द प्रॉफिट। अगस्त जो जुलाई का क्लोजिंग होगा, हाँ अब सुनिए, अब सेकंड पे आइए। जो जुलाई का क्लोजिंग होगा वो अगस्त के लिए क्या होगा, ओपनिंग होगा। ओपनिंग या तो इसका मतलब जब जुलाई पे क्लोजिंग स्टॉक अगर आपको निकालना होता तो हाउ यू वुड हैव निकालना, तब आप 560 जो अगस्त का सेल है ना, मतलब अगस्त सेल, आप उसकी 30% निकालते, फिर आप उसको एट कॉस्ट करते हैं। क्या करते हैं, तो 560 का पहले 30% आप निकालो और फिर उसको एट कॉस्ट करो। आप एट कॉस्ट की लेस कॉस्ट, एट कॉस्ट का मतलब होता है लेस प्रॉफिट को एट कॉस्ट बोलते हैं भाई साहब। हाँ At cost. ठीक है, इससे अभी 45% निकाल सके ना? बिल्कुल बिल्कुल, ये सेल्स के वैल्यू पे है ना। या माइनस 45%, 75,600 तो कितना आया? लेस नहीं 92,400 आएगा भाई। 92,400. 1 मिनट 264,000. 92,400 आया। हाँ, अब आपके पास पूरा मैं मिटा दिया क्योंकि यू गॉट ऑल द कैलकुलेशंस, एटलीस्ट आपको सब पता चल गया कि क्या क्या है। नाउ आई विल टेल यू हाउ यू विल राइट इट, ओके बिकॉज यू शुड नो आफ्टर गेटिंग द नंबर्स यू शुड नो हाउ टू राइट। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा क्लोजिंग। आपने क्या लिया, 99,000, अग्री है? हाँ एग्री है। एड कॉस्ट ऑफ, ये भी आपने लिखना था कॉस्ट, फिर आपने लिखा कॉस्ट ऑफ सेल, तो 308,000 अग्री है? या तो ये इसका मतलब हो गया कि इतना तो चाहिए उसको, इसमें से उसको क्या माइनस करना पड़ेगा, क्लोजिंग लेस ओपनिंग स्टॉक, क्योंकि पहले से जो उसके हाथ में है, ही डोंट नीड टू एंड बाई, ही नीड टू बाई ओनली द शॉर्टेज। तो आपको जब करेंगे देन इट विल कम 314,600, तो ये हमारा आ जाएगा परचेज। ओके थैंक यू। So you have to go in this when everybody, I'm requesting everybody, when there is a dollar, you have to be very cautious. Otherwise, you will do the mistake. Number, it is so easy. It is so easy. Nobody can do the mistakes. Let's have an example for the numbers. Yeah, like quantity wise.
ये दिख रहा है भाई? हाँ दिख रहा है भाई, दिख रहा है. इज इट दिखिंग ऑन, इज इट No, no, दिखिंग no, ऑन you द have to स्क्रीन zoom. ना? Yes, yes, yes. No, no, zoom, please. Yes, this is fine. हाँ, zoom. Now I will start everybody to read first, then we will start. This is the right example of the production budget and the purchase budget, what we are discussing now. This is also from the CPA exam. So CPA, CMA, same question they are asking. चलो, ये करण भाई, हेलो करण। हाँ जी सर। हाँ, अरे कुछ बोलते नहीं हो ना यार, पता ही नहीं चलता, और यहाँ स्क्रीन पे नाम नहीं दिखता भाई। तो मैं बोल रहा था कि आप देखो क्वेश्चन को, देखो क्वेश्चन बोल रहा है कि आपने सेल एक नंबर, ये क्वांटिटी में है, आप पहले क्लियर हो जाओ, ये क्वांटिटी है। पिछले वाला क्वेश्चन था वो डॉलर पे था। मुझे समझ आ रही है क्वेश्चन। हाँ, दो पे डिफरेंस आप पता कर लो। डॉलर का जब भी होगा यू हैव टू गो विद द कॉस्ट, आपको सबको कॉस्ट पे कन्वर्ट करना पड़ेगा, देन यू हैव टू डिटरमाइन। ठीक है, क्वांटिटी पे आप सिंपली स्टार्ट कर सकते हो। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि हमको बोल रहा है कि इन्वेंट्री, अच्छा क्लोज कर दो भाई, म्यूट कर दो, म्यूट कर दो भाई। मैं बोल रहा हूँ, द क्वेश्चन बोल रहा है कि एट दी बिगनिंग 18,000 की यूनिट है, क्लियर। बोल रहा है फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री जो होती है वो 30% ऑफ द नेक्स्ट क्वार्टर्स बजट सेल होता है। अब हमसे बोल रहा है कि आप फर्स्ट क्वार्टर का प्रोडक्शन बताइए। इसका मतलब ये है, इसका मतलब सिंपल है, इसका मतलब बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। 66,000 आप सी तो करेंगे, देखते हैं सी पे आते हैं कि नहीं। तो सबसे पहले हम करते क्या है, आंसर है भाई, नीचे आंसर दिख जा रहा है। अच्छा कोई मतलब अपने तो लर्निंग अप्रोच लगाना है। जी जी। अच्छा हाँ, क्या नाम है रोशन भाई? हाँ जी, एग्जाम थोड़ी है रोशन भाई। हाँ रोशन भाई ध्यान दे। हाँ हाँ देखिए क्वेश्चन में आपको ओपनिंग दे दिया, सही है। ओपनिंग ठीक 18,000 है? यूनिट्स इन द बिगिनिंग। ठीक है, हाँ हो गया। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि यू हैव टू कीप मेंटेन 30% फॉर द नेक्स्ट बजट। तो हमसे अगला मांग कौन से क्वार्टर का रहा है? फर्स्ट क्वार्टर का, यानी फर्स्ट क्वार्टर के सेल की क्वांटिटी तो है मेरे पास। सेकेंड 80,000 का वी नीड टू कीप 30%, तो हमको कितना यूनिट मेंटेन करना पड़ेगा? 24,000 मेंटेन करना पड़ेगा। ओके इसका मतलब ये है कि क्लोजिंग वी हैव टू मेंटेन 24,000 फॉर थर्ड क्वार्टर। नो, फर्स्ट क्वार्टर द क्वेश्चन इज आस्किंग मैन। क्वार्टर ओके ओके ओके। ठीक है, उसके बाद से हाँ अच्छा, फर्स्ट क्वार्टर का सेल भी दिया हुआ हमारे पास 60,000, तो ऑल टुगेदर इट इज कमिंग हाउ मच? 84। बट अब इट इज इन डॉलर। नो नॉट इन डॉलर, ऑल इन 4 यूनिट्स, ऑल इन सिंपल। इसमें से आपने कितना, ये 18,000 है, पता नहीं क्या है, पता नहीं 18,000 माइनस कर दीजिए, जो आएगा वो 66,000 ही बचेगा। 66। ओके ओके। We are selling तो during इसको first अगर quarter 60 and we are keeping 24 तो for इसको the अगर next थोड़ा quarter. एग्जैक्टली, इसको थोड़ा अच्छा से अगर साफ से अगर लिख के करना है तो यू कैन डू लाइक दिस। सबसे पहले आप लिखना क्लोजिंग कितना, ये 80 का 30%, 80,000 का 30%, जो कि 24,000 आया। यस। फिर सेल ऑफ फर्स्ट, सेल जो है क्वार्टर 1 का दिया हुआ है, कितने का दिया हुआ था? 60,000 का, वो क्वेश्चन में हुआ था। सो इट मीन्स 84।
और क्वेश्चन में ऑलरेडी ओपनिंग दिया हुआ था, तो लेस ओपनिंग करेंगे 18,000। सो इसका मतलब जो डिफरेंस आएगा वो क्या बनेगा, ये हमारा परचेज या प्रोडक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रोडक्शन या परचेज, वट एवर बी द क्वेश्चन, बट फॉर्मेट इज गोइंग टू बी दिस ओनली। आजम भाई इसमें कोई दिक्कत है क्या, बोलो भाई। राज भाई हाँ आजम भाई बोलिए। नहीं, मेरा भाई क्लियर समझ में आएगी। चलो अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पे हम लोग इसको ये करते हैं, पूर्ण विराम देते हैं, क्योंकि हमारा जो टारगेट ये है कि हम वो टेबल खत्म करें कॉस्टिंग का। और हर एक, हाँ नहीं ये टेबल, ये जो बजट का मास्टर टेबल बजट है ना, मास्टर बजट टेबल, जो मैं डिस्टर्ब हाँ। कर दिया था। तो मैं नहीं कोई नहीं, अरे क्या वो मास्टर सेल्स बजट, प्रोडक्शन बजट, उसके बाद प्रोडक्शन बजट में डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट मैंने लिखा। हाँ। तो बट आपको चीजें देखिए, आप तो ऑलरेडी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं ना रोशन भाई, सही आप है। इसको एक बार थोड़ा सा खाली आप एक बार लगाइए, एक बार खाली इसको देखिए कि हाँ ऐसा ही होता है ना हमारे इन्वायरमेंट में, या कुछ चेंज है। आपको लगेगा हम लोग डेली यही काम करते हैं, इसके अलावा कोई काम ही नहीं होता व्हेन वी डू द बजट। सही है, सही है। तो जैसे ही हमारा प्रोडक्शन बजट कंप्लीट होता है, हम लोग को नेक्स्ट लेवल ऑफ बजट में मूव करना पड़ता है। क्यों, प्रोडक्शन का इनपुट क्या है, प्रोडक्शन व्हाट का इज द इनपुट फॉर द इनपुट, मटेरियल है, लेबर है, ओवरहेड है, फैक्ट्री ओवरहेड है, फैक्ट्री ओवरहेड है। तो दीज आर द इनपुट। जब मेरे को एक पता चल गया कि मेरे को एक नंबर्स 1200 यूनिट, हमने एग्जांपल में लिया था कि हमने अगर 900 यूनिट अगर प्रोड्यूस करने, हमारे क्वेश्चन में जो था कि 900 अगर यूनिट प्रोड्यूस करने, तो अब हम चेक करेंगे कि उसमें ए कितना लगता है, बी कितना लगता है, और फिर अकॉर्डिंगली हम वहाँ पे अपना मटेरियल बजट बना लेंगे। फिर हम देखेंगे कि उसमें स्किल्ड लेबर कितने लगते हैं, अनस्किल्ड कितने लगते हैं, सेमी स्किल्ड कितने लगते हैं। फिर हम बेस्ड ऑन दी आवर्स हम उससे अपना ओवरहेड ये लेबर आवर्स निकाल लेंगे, लेबर का बजट निकाल लेंगे। फैक्ट्री ओवरहेड में बेसिकली हमको लगता है रिकवरी रेट। हमको क्या लगता है, रिकवरी रेट या प्री डिटरमाइंड रेट, जो हम पहले बोल रहे थे, जो पीछे में हमने कॉस्टिंग में पढ़ा था। तो वहाँ पे हमको पता चल जाता है कि 5 रुपीज आवर पर लेबर आवर लगते हैं, और पीछे में अगर हमारा 25,000 लेबर आवर लगा तो 25,000 प्लस मल्टीप्लाई बाई 5, इसका मतलब 125,000 का हमारा फैक्ट्री ओवरहेड हो जाएगा। फिर जब ये तीनों को हम एक्यूमुलेट करते हैं तो हमारा क्या बनता है, कॉस्ट ऑफ सेल बजट बनता है। ठीक है। अच्छा, जो सेलिंग बजट होता है वो प्रोडक्शन के ऊपर नहीं होता, क्योंकि सेलिंग बजट इज लाइक सेल्स का एक वेरिएबल कॉस्ट होगा, उसको हम सेल से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो उससे हमारा सेलिंग बजट बन जाएगा। ठीक है। एडमिन का जो बजट आएगा वो अगर हमारे पास कोई बेस है तो ठीक है, नहीं तो हम उसके बाद जो बजट बनाएंगे वो एडमिन के बजट के बेस के हिसाब से बना लेंगे। फिर जब हमारे पास ये सारा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हो जाएगा तो हम एक बजटेड इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे, बजटेड आईएस बनाएंगे, फिर उसी के ऊपर बजटेड बैलेंस शीट बना लेंगे। और जब बैलेंस शीट कंप्लीट हो जाएगी तो हम बैलेंस शीट जिस वक्त कंप्लीट करते रहेंगे उस वक्त हम अपना कैश बजट भी बना लेंगे। और कैपिटल बजट पहले सोचना पड़ता है, क्योंकि कैपिटल बजट में लॉन्ग रन में कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, उसके जो पार्शियल कैश होते हैं वो हम कैश बजट में कंसीडर करते हैं। तो पहले कैश बजट बना के जो हमारा जो बजटेड बैलेंस शीट है उसको इन्फॉर्मेशन हम लोग पास ऑन कर देते हैं। तो ये अपने इस पे एकदम दिमाग पे छाप लीजिए कि यही प्रोसेस फ्लो होगा और ये पूरा चैप्टर इसी के चारों तरफ घूमेगा और पूरा का पूरा 20 मार्क्स आप यहाँ से ही कवर करने वाले हैं। थोड़ा आगे पीछे रहेगा लेकिन जो भी है वो उसकी सारी चीजें यहीं आगे पीछे ही घूमेगी। ठीक है। मेरा जो एक क्वेश्चन है, बोलिए ना। ये कैपिटल बजट मीन्स कैपिटल एक्सपेंडिचर? हाँ भाई, कैपिटल बजट जो हम लोग कैपेक्स वो नहीं करते इन्वेस्टमेंट डिसीजन, बस वही। अरे वो है
वो है बाबा। बस ओके, शुक्रिया। ठीक है। और कैश बजट तो हमको पता है, जो हम लोग ऑपरेशनल बेसिस पे 2 महीना 3 महीना 15 दिन बनाते रहते हैं। कैश फ्लो के लिए बनाना। हाँ, जो कैश फ्लो जिसको हम लोग बोलते हैं, एक्चुअल में हम लोग कैश फ्लो बोल के उसको ये करते रहते हैं, वो हमारा एक्चुअल में कैश बजट रहता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लोग 1 by 1 करेंगे। तो आज हम इसको यहीं पे कंक्लूड कर रहे हैं। इंशाल्लाह वी विल टेक इट फ्रॉम हियर नेक्स्ट डे। ठीक है। और आज हम लोग करने के लिए कुछ नहीं है, बस पढ़ने के लिए मैं मटेरियल भेज रहा हूँ सबको। दूसरा बात यह है कि पीछे कॉस्टिंग को अभी टाइम है, वरना नेक्स्ट क्लास के बाद से बजटिंग के भी क्वेश्चंस आने शुरू हो जाएंगे, तो फिर आप स्टक हो जाओगे। फिर आपकी दो तीन चीजें, मतलब फाइनली क्या हो रहा है ना, फिर एक्यूमुलेशन हो जाएगा, फिर आपके पास सिर्फ जमा ही हो रहे होंगे। ठीक है सर। तो कुछ कर दे भाई, कुछ आइडिया लगाएं आप, हमको भी बताएं कि आपको अभी पढ़ने में समझने में अगर कोई दिक्कत हो रहा है तो। मेरा क्वेश्चन है मिर्जा भाई। बोलिए ना भाई। ओके, मैंने वो स्टार्ट किया आपका ये जो भेजा ना आपने उसको कॉस्टिंग का। जब मैं करते टाइम है ना, मुझे बीच में डाउट आते, वो टाइम मैं आपको मैसेज डालूं ऐसा क्यों है करके? हाँ, नहीं डाल सकते हैं, जिस वक्त मेरे पास टाइम रहेगा हम आपको रिवर्ट हो जाएंगे। आप आराम से रिप्लाई करो, बट क्योंकि नहीं आप डाल सकते हो। नहीं डाल दो। ओके, थैंक यू। ओके, थैंक यू भाई। गुड नाइट। थैंक यू भाई। ओके, चलिए।